स्पेस टूरिज्म, ये वर्ड सुनते ही आपको कैसा लगता है? बड़े बड़े फ्यूचरिस्टिक शहर, डिजिटल एनवायरनमेंट, एआई रोबोट से भरी दुनिया, इनक्रेडिबल इंफ्रास्ट्रक्चर और न जाने कितने पर्सनल कस्टमाइजेशंस। तो ये रियलिटी में आएगा कब या फिर आ गया है? आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 2021 को अमेजोन का सीईओ पद छोड़ के अपना सारा फोकस लगा दिया स्पेस टूरिज्म पे? किस तरह से वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन ने जुलाई 2021 को ही स्पेस टूरिज्म का आरंभ कर डाला और उसमें इंडिया के लिए कौन सा प्राउड मोमेंट था? अगर आपको भी इन सारी चीजों के बारे में जरा सी भी भनक नहीं है तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। एक भी सेकंड स्किप करे बिना बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे स्पेस में जाकर एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं एज अ कॉमन सिटीजन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए पहले देखते हैं स्पेस टूरिज्म का मतलब क्या होता है। सो कीपिंग इट सिंपल, स्पेस टूरिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान किसी भी स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में जाता है और वहाँ पर वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करके थोड़ा एंटरटेन होके अर्थ पर वापस आ जाता है तो उसे हम कहते हैं स्पेस टूरिज्म। वेल दोस्तों, स्पेस टूरिज्म का ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि अप्रैल 30, 2001 से शुरू हुआ है, जब दुनिया के सबसे पहले स्पेस टूरिस्ट डेनिस टिटो रशिया के रॉकेट के साथ रशिया से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए एज अ कॉमन सिटीजन। टोटल 8 डेज के लिए वो ISS पर रहे और उनके टिकट का कॉस्ट तब $20 मिलियन था। तो ऐसे ही समय के साथ साथ कई कॉमन पीपल एक मस्त एडवेंचर करने के लिए स्पेस में जाने लगे, पर अभी तक ये स्पेस टूरिज्म सारे लोगों के लिए कमर्शियली अवेलेबल नहीं था। हर बार हमें नासा, रशियन या यूरोपियन स्पेस एजेंसी से परमिशन निकाल कर उनके साथ जाना पड़ता था। पर पिछले कुछ दिनों से प्राइवेट स्पेस कंपनीज के बिलियनियर्स के बीच एक ऐसी भयानक रेस लगी है कि कौन सबसे पहले स्पेस में जाकर अपना अड्डा बसाता है, स्पेस में अपना खुद का एम्पायर एस्टेब्लिश करके उसे एक्सपांड करता है। एट दिस सिचुएशन हमारे पास 2 कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने इस स्पेस रेस में हिस्सा लिया है। पहले है ब्रिटिश बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन, जिनके स्पेस कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, और दूसरे है हमारे अपने जेफ बेजोस, जिनकी स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन। और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन के लिए वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी 17 सालों से लगातार मेहनत करती आ रही थी। जुलाई 11, 2021 को एक धमाकेदार स्पेस फ्लाइट को रिचर्ड ब्रांसन ने शेड्यूल किया। इस स्पेस मिशन की सबसे माइंड ब्लोइंग बात ये होने वाली थी कि ये स्पेस मिशन ट्रेडिशनल रॉकेट से नहीं बल्कि एक एरोप्लेन से स्पेस में जाने वाला मिशन होने वाला था। मतलब लिटरली फैंटास्टिक। मिशन के लिए 2 टाइप के स्पेस प्लेन्स चुने गए, एक था मदरशिप और दूसरा स्पेसशिप। मदरशिप का निकनेम रखा VMS-EU और स्पेसशिप का निकनेम VSS यूनिटी। स्क्रीन पर आप VMS-EU को देख सकते हो। 2 एरोप्लेन अटैच करके ये एक सिंगल एरोप्लेन की तरह स्पेस में ट्रैवल करने वाला था। VSS यूनिटी को VSS-EU के एकदम बीच में अटैच किया गया और VSS यूनिटी में हमारे एक्चुअल स्पेस टूरिस्ट बैठे थे। यूनिटी में दबाकर ऑक्सीजन भराया गया ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कोई जरूरत ना पड़े। अब इस एडवेंचर में 8 लोग ज्वाइन हुए। 2 पायलट्स VMS-EU को चला रहे थे और बाकी के 6 एस्ट्रोनॉट्स VSS यूनिटी के अंदर बैठे थे। उन 6 एस्ट्रोनॉट्स में से 2 एस्ट्रोनॉट्स VSS यूनिटी को चला रहे थे। चीफ पायलट डेव मकाय, पायलट माइकल मसूची, ये वो लोग थे यूनिटी को चलाने वाले, और बाकी बचे 4 एस्ट्रोनॉट्स उस ट्रैवल को एक्सपीरियंस कर रहे थे। और यहाँ पे है इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट। उन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट इंडियन थी, नाम है श्रीशा बंदला। दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि आज तक इंडिया से सिर्फ 2 लोग स्पेस में ट्रैवल कर सके हैं, राकेश शर्मा और कल्पना चावला। और अब 3rd नंबर पे श्रीशा बंदला जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर से है। फॉर योर क्लैरिफिकेशन में बता दूं कि सुनीता विलियम्स इंडियन नहीं थी, उनकी नेशनलिटी अमेरिकन थी क्योंकि वो अमेरिका के ओहियो स्टेट में जन्मी थी। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट्स कॉलिन बेनेट, बेथ मोजेस और जिस इंसान ने वर्जिन गैलेक्टिक को खड़ा किया, वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन भी इस क्रू का हिस्सा थे। तो इन सारे एस्ट्रोनॉट्स के साथ VSS-EU ने बोल दिया फायर और ट्रैवल करा स्पेस की ओर। ऊपर जाते जाते जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने ग्राउंड से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, VMS-EU और VSS यूनिटी सेपरेट हो गए। एग्जैक्टली 3 सेकंड्स बाद VSS यूनिटी ने अपना मेन इंजन स्टार्ट कर दिया और अब वो स्पेसशिप स्पेस की ओर साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा की स्पीड से मार्च करता चला गया एक्सेलरेशन फोर्सेस की वजह से। अब इंजन स्टार्ट करने के एग्जैक्टली 63 सेकंड्स बाद VSS यूनिटी अपने सबसे हाईएस्ट पॉसिबल अल्टीट्यूड पे पहुंच गया जो कि 86 किलोमीटर था। और वहां जब एज सुन एज स्पेसशिप का इंजन बंद कर दिया गया, सारे एरोनॉटिकल फोर्सेस जो कि स्पेसशिप को आगे ढकेल रहे थे वो सडनली खत्म हो गए और हमारा स्पेसशिप आ गया फ्री फॉल की स्टेट में। और आपको तो पता ही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की स्टेट में आता है तब वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वेटलेसनेस। करेक्ट। तो यही वेटलेसनेस उन 4 एस्ट्रोनॉट्स ने 3 मिनट्स के लिए एक्सपीरियंस किया, थोड़ा शोर मचाया। रिचर्ड ब्रांसन ने आने वाली जनरेशंस के लिए दुआएं मांगी और एट लास्ट स्पेसशिप ने अपना री एंट्री कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लिया और वो धीरे धीरे एक्सीलरेट करते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया और उसने सॉफ्ट लैंडिंग की। वर्जिन गैलेक्टिक का ये पूरा सफर 1.5 घंटे का था। तो ऐसे हुआ वर्जिन गैलेक्टिक का 4th क्रू मिशन सक्सेसफुल और उसने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया। फटाक से एक फन फैक्ट बताता हूँ, मैं इस वीडियो में सारे लोगों को एस्ट्रोनॉट्स
एयरफोर्स बुला रहा हूँ, क्योंकि नासा और यूएस एयरफोर्स ने हाल ही में ये डिसाइड किया है कि जो इंसान सी लेवल के 80 किलोमीटर ऊपर जाएगा उसे तब से एस्ट्रोनॉट बुलाया जाएगा, क्योंकि यूएस स्टैंडर्ड्स के अनुसार 80 किलोमीटर ये स्पेस की बाउंड्री होती है। तो ये थी वर्जिन गैलेक्टिक की A to Z कहानी। पर जो काम ब्लू ओरिजिन ने किया उसे तो एक बड़ा सैल्यूट है। ब्लू ओरिजिन ने एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाया। कैसे, आगे बताता हूँ। ब्लू ओरिजिन की जो स्पेस फ्लाइट हुई वो 20 जुलाई 2021 को, मतलब वर्जिन गैलेक्टिक के ठीक 9 दिनों बाद हुई, जिसमें एक रियूजेबल रॉकेट यूज किया गया था जिसका नाम रखा न्यू शेपर्ड। और उस रॉकेट के ऊपर एक एयरटाइट कैप्सूल फिट किया गया जिसमें 6 लोग आराम से बैठ सकते थे। अब ब्लू ओरिजिन का ये स्पेस फ्लाइट मिशन फुल्ली ऑटोनोमस था, मतलब इसे चलाने के लिए एक भी पायलट की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे पर्सनली ब्लू ओरिजिन की सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसका जो न्यू शेपर्ड रॉकेट था उसमें जो फ्यूल यूज किया गया था वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन था, जिसका बाय प्रोडक्ट सिर्फ वाटर वेपर था। मतलब समझ रहे हो, 1% का भी कार्बन एमिशन नहीं। मतलब हमें जो ये धुएं जैसा दिख रहा है वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर है। पार्शियली इको फ्रेंडली रॉकेट। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पेस फ्लाइट हिस्टोरिकल इसलिए हुई क्योंकि इस स्पेस फ्लाइट में आज तक के सबसे ओल्डेस्ट और यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट एक साथ मौजूद थे। चलो देखते हैं कौन थे वो लोग। इस स्पेस फ्लाइट के 4 क्रू मेंबर्स में से सबसे पहला नाम आता है जेफ बेजोस का, जिनका बचपन से स्पेस में जाने का सपना रहा। फिर जेफ बेजोस ने उनके छोटे भाई मार्क बेजोस को भी इस मिशन के लिए इनवाइट किया, तो मार्क भाई ने भी कहा डन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। थर्ड नंबर पे है वॉली फंक, जो कि 82 इयर्स की थी और इसी वजह से स्पेस में जाने वाले सबसे ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉट का नाम वॉली फंक ने अपने नाम कर लिया। और हमारे लास्ट एस्ट्रोनॉट है नेदरलैंड्स के ओलिवर डीमेन, जो कि सिर्फ 18 इयर्स ओल्ड टीनेजर है जिन्होंने अभी अभी हाई स्कूल कंप्लीट की। एंड दैट्स हाउ स्पेस में जाने वाले सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट बन गए ओलिवर डीमेन। फॉर योर क्लैरिफिकेशन, ब्लू ओरिजिन ने इस मिशन की 4th सीट के लिए एक ऑक्शन रखा था और वो ऑक्शन ओलिवर डीमेन जीत गए एज अ कॉमन सिटीजन। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि वो ऑक्शन इतना तगड़ा हुआ कि उस 4th सीट के लिए ओलिवर को $28 मिलियन मतलब 206 करोड़ रुपीस पे करने पड़े। मतलब लिटरली अनबिलीवेबल। और एट लास्ट 20 जुलाई सुबह के 8 बज गए, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेस पोर्ट पे आ गए और कैप्सूल में अपनी अपनी सीट्स पर बैठने लगे। उस कैप्सूल की सबसे अमेजिंग बात ये थी कि उस कैप्सूल के 6 विंडोज थे, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को 360 डिग्री व्यू लेने में इनसेन मजा आया। और वो विंडोज इतने बड़े थे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी कैप्सूल में बैठे हो, ऐसा लगेगा कि आपको रॉकेट ने स्पेस में फ्रीली फेंक दिया है। मतलब फुल्ली एडवेंचरस। तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। इंजन स्टार्ट करने के एग्जैक्टली 7 सेकंड बाद रॉकेट ने टेक ऑफ लिया और हमारे जेफ बेजोस चल पड़े अपनी सपनों की राह पर। अब रॉकेट लॉन्च करने के एग्जैक्टली 2 मिनट्स बाद न्यू शेपर्ड ने 76 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कर लिया था और उस डिस्टेंस पे रॉकेट ने अपना इंजन बंद कर दिया। इंजन बंद करने के ठीक 20 सेकंड्स बाद कैप्सूल रॉकेट से सेपरेट हो गया और मोमेंटम के चलते वो कैप्सूल स्पेस की ओर चलता रहा और अपने हाईएस्ट पॉसिबल अल्टीट्यूड पर पहुंच गया, जो था 106 किलोमीटर, जहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई 0। और कैप्सूल में बैठे सारे एस्ट्रोनॉट्स ने 3 मिनट्स के लिए वेटलेसनेस एक्सपीरियंस किया, ब्लैक स्काई के अगेंस्ट अपनी ब्लू अर्थ को देखा। इस सीन के बाद कैप्सूल एक्सेलरेट करते करते नीचे आने लगा और इस पॉइंट पे मिशन को स्टार्ट हुए 7 मिनट्स पूरे हो चुके थे। न्यू शेपर्ड रॉकेट ने भी लैंड होने के कुछ सेकंड्स पहले इंजन स्टार्ट करके अपने आप आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। जमीन से 3 किलोमीटर ऊपर के डिस्टेंस पर कैप्सूल ने 3 पैराशूट्स डिप्लॉय कर दिए और थ्रस्टर सेंसर्स की हेल्प से ब्लू ओरिजिन कैप्सूल की सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो गई। दोस्तों, ये स्पेस फ्लाइट मिशन टोटल 11 मिनट्स का था, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग से बताया। ब्लू ओरिजिन ने ये भी बताया है कि अगर आप भी इनकी तरह स्पेस टूरिज्म का एडवेंचर करना चाहते हो तो आप इस ईमेल एड्रेस से ब्लू ओरिजिन को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्लू ओरिजिन ने ऐसे ही और 2 मिशंस इस साल अरेंज किए हैं, जिसमें से पहला होने वाला है इस साल के सितंबर या अक्टूबर में। सो अगर आप जाना चाहते हो स्पेस में ब्लू ओरिजिन के साथ तो आप इंक्वायरी कर सकते हो। वही दूसरी तरफ वर्जिन गैलेक्टिक की 600 प्लस टिकट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है। पर टिकट का कॉस्ट था 1,83 लाख रुपीस और वर्जिन गैलेक्टिक ने हमें ये कहा है कि इसका कमर्शियल रोल आउट भी 2022 के मिड में किया जाएगा और तब आप इसके और टिकट्स बुक कर सकते हो। और जहाँ पर स्पेस की बात हो रही हो और इलॉन मस्क का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इलॉन मस्क तो सीधा मार्स पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वेल, ये पार्ट अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, पर जैसे ही इलॉन मस्क का स्टारशिप नाम का स्पेसशिप तैयार हो जाएगा, जो कि आज के इतिहास का सबसे बड़ा रॉकेट या कह लो स्पेसशिप होने वाला है, वैसे ही इलॉन मस्क डायरेक्टली ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नजदीक से देखना और लूनर स्पेस टूरिज्म यानी चांद को नजदीक से चक्कर लगाकर धरती पर वापस आना, ऐसे खतरनाक और नेक्स्ट लेवल के कमर्शियल मिशंस करने जा रहे हैं इलॉन मस्क आने वाले 2 सालों के अंदर। पर आपने इन सारी कंपनीज की बिहेवियर में एक बात जरूर ऑब्जर्व की होगी कि उनके बीच इन दिनों स्पेस में जाने की चुल मची है। आखिर क्यों? तो पहला एक बेसिक सा रीजन है उनकी नीश। अब दोस्तों, क्योंकि इन सारी कंपनीज का जो मेन एम था वो स्पेस में जाना था, जिसके लिए ये सारी कंपनीज 2001 से कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करती आ रही है, उनको तो स्पेस रेस में हिस्सा लेना ही लेना है। देन द कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम नासा। जब कोई स्पेस कंपनी अपने दम पर खुद कुछ नए माइलस्टोन्स अचीव कर लेती है, तो नासा उसे बधाई के तौर पर फ्यूचर मिशंस के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देता है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली स्पेसएक्स को नासा से $2.9 बिलियन का
कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें SpaceX नासा के एस्ट्रोनॉट्स को मून के सरफेस पर ले जाएगा स्टारशिप नाम के स्पेसशिप से। सो दैट वाज द थिंग। और जब इन सारे बिलियनियर्स को इंटरव्यू में पूछा गया कि आप स्पेस में क्यों जाना चाहते हो, तो उन्होंने बस एक वर्ड बोला, क्यूरियोसिटी। So this was the all thing about space tourism I explained you in this one video। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप किसके साथ अपना स्पेस एडवेंचर करने जाओगे, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक या सीधा इलॉन मस्क के साथ। आई होप कि अब आपको इस वीडियो को वॉच करने के बाद एक क्लियर विजन मिल गया होगा क्या था स्पेस इंडस्ट्री का पास्ट, प्रेजेंट कंडीशंस क्या है और फ्यूचर में कैसे जाकर ये कंपनीज $1 बिलियन की स्पेस इंडस्ट्री को 2040 तक $1 ट्रिलियन की स्पेस इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने वाली है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। Till then, stay safe and explore it।